हेलो बच्चों, आज हम रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी दैट इज एटम्स। इस चैप्टर के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, एंड साथ ही साथ अपन एक हाइड्रोजन एटम का डिटेल स्टडी करेंगे कि उसका स्पेक्ट्रम, मतलब जो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज जो आती है वो कैसे आती है, क्यों आती है, राइट। सो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था एटम का मॉडल देने का वो किया था जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम इस तरह से है कि एक बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, वो एम्बेडेड है। एंड इस एटमिक मॉडल का नाम उन्होंने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट कि प्लम पुडिंग मॉडल की हाइपोथेसिस है वो खारिज हो गई थी, वो प्रूव नहीं हो पाई थी। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, तो उसको आप पढ़ो यहाँ पे ध्यान से। We know that condensed matter, solids and liquid and dense gases at all temperature emit electromagnetic radiation in which a continuous distribution of several wavelengths is present. तो with the different intensity, क्या कहना चाह रहा है ये एक्चुअली बात करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। बेसिकली कोई भी एक बॉडी होती है किसी भी टेम्परेचर पे, वो क्या करती है, रेडिएशन अमिट करती है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और वेवलेंथ की जो इंटेंसिटीज है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। समझ में आ गया ना। इफ यू रिमेंबर दिस ग्राफ, ई लैम्डा लैम्डा, इफ यू रिमेंबर दिस ग्राफ, यस और नो, ठीक है। सो ये बात कर रहा है किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहा है फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड डेंस गैसेस, राइट। दिस रेडिएशन इज कंसिडर्ड ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ atoms and molecules governed by the interaction of each atoms or molecule with its neighbor। तो ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए आता है क्योंकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में या डेंस गैसेस में, वो बहुत पास पास होते हैं, तो उनके इंटरेक्शन के कारण भी आता है। इन कॉन्ट्रास्ट, लाइट emitted from a rarefied gases, समझ में आया, लाइट emitted from rarefied gases heated in a flame excited electrically in a glow tube such as neon sign, mercury vapor, light has only certain discrete wavelength। जबकि rarefied gases का जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, डिस्क्रीट होता है, उसके अंदर केवल पर्टिकुलर वेवलेंथ ही होती है, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड ड्यू टू इंडिविजुअल एटम्स रेदर देन इंटरेक्शन ऑफ देम। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात एनसीईआरटी में इसलिए बोल रखी है क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होगा, हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम अपन देखेंगे, उसके अंदर केवल डिस्क्रीट लाइन्स ही अपन को मिलेगी। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज में डिस्क्रीट लाइन मिलेगी, बिकॉज दिस चैप्टर इज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर भी बताएंगे एंड साथ ही साथ वो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उस को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था वो अपन को 19th सेंचुरी में पता था। यहाँ पे ध्यान से पढ़े, इन द अर्ली 19th सेंचुरी इट वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड दैट ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑलवेज गिव्स ए फिक्स सेट ऑफ लाइन, फिक्स relative position between the lines. This suggested an intimate relationship between the internal structure of atom and spectrum of radiation emitted by it। मतलब जो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि वो अकाउंट करेगा कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट क्यों आ रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला बामर ने दिया था। तो जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो, इफ़ यू रिमेंबर, एनर्जी Hc by lambda equal to 13.6 z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। ये जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो, ये फॉर्मूला किन्होंने दिया था, बामर ने दिया था। ऑफ कोर्स 13.6 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, RHc से रिप्लेस कर सकते हो। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडबर्ग बामर फॉर्मूला, राइट। सो दैट इज मेंशन्ड हियर। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड, राइट, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्डफॉइल। तो रदरफोर्ड ने वो जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे अराउंड 1906 में किए थे, और उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी, और वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया था हैंस गाइगर एंड अर्नेस्ट मार्सडन इन 1911,
राइट। एंड इस मॉडल में ये प्रूव हुआ था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, और न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही टाइनी वॉल्यूम में है। 99.99% ऑफ स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो न्यूक्लियस छोटा सा है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। लाइक इन आवर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। तो इसको अपन प्लैनेटरी मॉडल भी बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। एंड it was a major step toward how we see atom today. However, it could not explain why atoms emit light of only discrete wavelength. ये बात आपको समझ में आई कि ये एटम ये तो एक्सप्लेन कर सकता था कि जो स्कैटरिंग हुई थी अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल से, कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। बट ये मॉडल जो है ये एक्सप्लेन ये नहीं कर सकता था कि हाइड्रोजन एटम की बात करें या फिर किसी दूसरे एटम की बात करें कि वाई इट विल अमिट रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ। ऑल राइट, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द रदरफोर्ड्स मॉडल, ऑल राइट, विच विल बी सॉल्व्ड बाय ऑफ कोर्स नील्स बोर, विच विल सी लेटर ऑन। बट बिफोर दैट अपन क्या करते हैं, जो गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई थी वो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं अपन। वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल कहाँ से आएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल आएंगे, और थिन गोल्ड फॉइल यहाँ पर है, यहाँ से उनका स्कैटरिंग होगा। और इधर एक स्क्रीन है, ZNS स्क्रीन, उस पर अपन सिंटिलेशंस देखेंगे और देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल कितने डिविएट हो रहे हैं। सो दिस इज द ग्राफ यू शुड रिमेंबर। दिस ग्राफ वाज एक्चुअली आस्क्ड दिस टाइम इन बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो बेटा ये ग्राफ क्या बताता है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। वाई एक्सिस पे तो प्लॉट कर रखा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, एंड एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है स्कैटरिंग एंगल। मतलब यहाँ पर एंगल 0 से 180 डिग्री तक वेरी होगा। 0 का मतलब होता है नो डिविएशन, 180 डिग्री का मतलब होता है कि बंदा गया और वापस आ गया, राइट। एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। तो आप ये देख पा रहे हो कि जैसे जैसे डिविएशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बिना डिविएट हुए ही जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर passing through without any deviation. That means most of the space of atom is empty, and very few particles, such as only 0.14% of alpha particle scattered by more than 1 degree. Very few, only 0.14%. ठीक है, they were scattered by more than 1 degree. 1 in 8,000 deflected by more than 90 degree, and around 1 in 20,000 deflected by 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई। इसी से अपन को पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, एंड इस स्कैटरिंग से ही अपन को पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, एंड मोस्ट ऑफ द मास भी किसके पास है, न्यूक्लियस के पास ही है। ऑलराइट बेटा, नाउ वी टॉक अबाउट ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बेटा आपको दे रखा है यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस है और इधर से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है, ये आपको जो बोल्ड दिख रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर अल्फा पार्टिकल इस लाइन के अलोंग आता है तो उसका डिविएशन होगा 180 डिग्री, और जैसे जैसे इससे दूर चला जाता है, इस लाइन से जैसे जैसे दूर जाएगा उसका डिविएशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं B, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर आपको ट्रेजेक्ट्री प्लॉट कर रखी है बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे ये लाइन है, ये लाइन क्या है, अल्फा पार्टिकल अगर इस लाइन के अलोंग आया सो इट इज़ फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो कैसा चला जाएगा, सीधा। फिर अल्फा पार्टिकल इस लाइन के अलोंग आया तो उसका डिविएशन काफ़ी कम होगा। अल्फा पार्टिकल इस लाइन के अलोंग आया तो उसका डिविएशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता जाएगा उसका डिविएशन बढ़ता ही जाएगा। यही अपन ने उस ग्राफ में प्लॉट किया था। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट इज रिटन हियर, जो आप पढ़ सकते हो, अंडरलाइन कर रखा है मैंने। एंड इस पूरी जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो पूरे ऑब्जर्वेशन है उसका मतलब एक ही बात है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अगर ये न्यूक्लियस है सो प्रोबेबली दिस विल बी द एटम, एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा मास इज कंसंट्रेटेड इन ए टाइनी न्यूक्लियर वॉल्यूम। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सो बेटा, दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑन क्लोजेस्ट अप्रोच, कि अल्फा पार्टिकल अगर आ रहा है ना,
न्यूक्लियस की तरफ, गोल्ड न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल, है ना. सो लेट्स कॉल द चार्ज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी Zi, वेयर Zi इज गोइंग टू बी 79 ऑफ कोर्स. तो आपको बताना है क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा. तो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या लेके आ रहा है अपने साथ, काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, और जैसे जैसे पास आता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम just by using the energy conservation, that loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy. So loss in kinetic energy is going to be this number, and potential energy of two charged particle अपन को पता ही है k q1 q2 by r. So यहाँ पे this is the potential energy, so 1/4 pi epsilon q1 q2 upon r. ध्यान रहे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 2e, एंड गोल्ड न्यूक्लियस या फिर टारगेट न्यूक्लियस उसका चार्ज है Zi, and d is the distance of closest approach, that is the potential energy. Kinetic energy is equal to this number. आप दोनों को इक्वेट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास distance of closest approach आ जाएगी. Now we use the Rutherford model and use the classical physics formulas to calculate the position of electron in the atom. तो अपन देखो किस तरह से करेंगे कि ये हमारा न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज है Zi, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से जा रहा है तो इट नीड्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r. इफ इट इज गोइंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, तो mv²/r मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, k q1 q2 by r². तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं. इक्वेट करने से आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, एंड आपको दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है. तो काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो आपको टोटल एनर्जी भी मिल जाएगी. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट रेडियस, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम using the classical physics formulas and using the idea that most of the space of atom is empty. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है. दिस वर द सिंपल आइडिया. ओके, एंड प्रॉब्लम विद द Rutherford model is that it could not explain the atomic spectra. So basically अपन पहले जान लेते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है. वैसे मैंने चैप्टर के शुरुआत में बताया था आपको कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, लेकिन फिर भी एक बार अपन जान लेते हैं. तो ये क्या कह रहा है एनसीईआरटी में कि व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर. लो प्रेशर का मतलब क्या होगा कि एटम्स दूर दूर हैं. समझ में आ गया कि उन दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा. यूजुअली बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, द emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelength only. ठीक है, spectrum of this kind is termed as emission spectrum and it consists of bright lines on a dark background. So basically ये कहना चाह रहा है कि अपन एक गैस ले, लो प्रेशर पे ले, एंड उसको अपन एक्साइट कराएं. इट कुड बी इलेक्ट्रिकली, राइट. Once it is excited, it will the electrons of the gas will come back to the ground state, और जब वो ground state में आएंगे they will emit certain wavelengths, and जब अपन उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो it will be bright lines on a dark background, और इसी को अपन क्या कहते हैं, emission spectrum. ये बात आपको समझनी है कि ये जो emission spectrum है this is specific to a given gas. जैसा कि हमारा फिंगरप्रिंट जो है, our fingerprint is unique to us, वैसे ही गैस का जो स्पेक्ट्रम होता है that is unique to that gas only. Just by looking at the spectrum, can I say ये गैस ये वाली है? Yes, we can say. Alright, ये बात आपको समझ में आ गई. और emission स्पेक्ट्रम का उल्टा होता है absorption स्पेक्ट्रम. absorption स्पेक्ट्रम कैसे अपन पता करते हैं कि जब अपन गैस पे क्या करते हैं, व्हाइट लाइट पास करते हैं, तो गैस क्या करती है, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेती है. तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उस लाइट का स्पेक्ट्रम अपन देखेंगे तो उस लाइट में क्या होगा, कुछ कुछ लाइंस मिसिंग होगी. और वो लाइन मिसिंग क्यों होगी, क्योंकि वो लाइंस गैस ने एब्जॉर्ब कर ली. समझ में आ गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड विल बी ब्राइट एंड सम डार्क लाइन, एंड दोज मिसिंग डार्क लाइंस has been absorbed by the gas. So that is absorption spectrum. Both emission spectrum and absorption spectrum are characteristic of the given gas, or they are the fingerprint of that given gas. तो रदरफोर्ड तो नहीं समझा पाए थे, ठीक है. तो बोहर विल
attempt to explain us the हाइड्रोजन एटम्स स्पेक्ट्रम, और वो जो रदरफोर्ड के मॉडल है उसको मॉडिफाई करेंगे और उसकी मदद से वो क्या कर पाएंगे, वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझा पाएंगे। ठीक है, तो जो क्लासिकल थियरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थियरी है कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiation in the form of EM waves. The energy of an accelerating electron should therefore continuously decrease. These electron would spiral inward and eventually fall into the nucleus. So I think you know this one, right? कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो of course it has some acceleration. We have already discussed it has centripetal acceleration. And centripetal acceleration है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, continuously कम होगी, एनर्जी continuously कम होगी, it will keep emitting electromagnetic radiation and फाइनल एनर्जी कम होके क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, राइट? इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, अनस्टेबल है। समझ में आया ना? अगर इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो एटम कोलैप्स हो गया, राइट? सो इट इज अनस्टेबल। एंड ये जो फ्रीक्वेंसीज आई थी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी दैट शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। लेकिन क्या ये फ्रीक्वेंसी जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम अपन को मिला उससे मैच की थी? उससे मैच नहीं की थी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सो दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड लेट्स सी हाउ नील्स बोर इज मॉडिफाइंग इट। ऑलराइट, तो नील्स बोर ने एक अजम्पशन लिया, ठीक है? उनको ये पता था कि रदरफोर्ड का मॉडल है तो सही कि सेंटर के अंदर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस, और चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जरूरी है। सो ही वाज फेसिंग विद द डायलेमा एज डिस्कस अबव, वही इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रॉन का कोलैप्स हो जाना, राइट? वो डायलेमा से वो फेस कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है मैक्सवेल की, जो अपन लार्ज स्केल पे लगा रहे हैं, डे टू डे लाइफ में लगा रहे हैं, वो एटॉमिक स्केल पे नहीं लगती। सो ही टुक ए बोल्ड डिसीजन कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी आप डे टू डे लाइफ में लगा रहे हैं वो आप एटॉमिक स्केल पे नहीं लगा सकते। एटॉमिक स्केल की फिजिक्स टोटली अलग है। ऑलराइट, एंड उसका फर्स्ट पोस्टुलेट ही यही था नील्स बोर का, एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन stable orbit without the emission of radiant energy, contrary to the prediction of electromagnetic theory. According to this postulate, each atom has a certain definite stable state in which it can exist, and each possible state had definite energy, definite total energy, and these are called stationary states of the atom. So he gave the idea of stationary orbit, कि अगर इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में होगा तो उसको रेडिएशन अमिट नहीं करना पड़ेगा। रेडिएशन अमिट नहीं करना पड़ेगा तो एटम क्या रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट वाज एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंड थर्ड पोस्टुलेट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बीच में जंप करेगा, डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में जंप करेगा, तो जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक फोटोन अमिट करेगा। एनर्जी लेवल का डिफरेंस के बराबर क्या होगा, एक फोटोन अमिट करेगा, और वही फोटोन वो जो स्पेक्ट्रम है उसको स्पेक्ट्रम को समझा पाएगा। सो दिस वाज द आइडिया, एंड यूजिंग दिस न्यू assumptions और न्यू postulates, बोहर ने क्या किया, रेडियस कैलकुलेट करी, एनर्जी कैलकुलेट करी, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी। एंड व्हेन ही कैलकुलेटेड द एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी लेवल के डिफरेंस से उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, वेवलेंथ्स की वैल्यूज कैलकुलेट करी। समझ में आ रहा है ना, जो फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये तो क्या आ गया, एनर्जी का, सॉरी दिस इज द एनर्जी, ओके, and what is the energy का difference, 1 by n1 square minus 1 by n2 square, and when he plugs in n1 and n2 of different values, he get all the spectrum lines that were observed in emission spectrum of hydrogen atom, and that's how Bohr could explain emission spectrum of hydrogen atom, and he'll be awarded the Nobel Prize for
giving us the structure of atom in 1922 में उनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा. So I think it is somewhere here. All right, for brilliant achievement. The interesting thing that Bohr did was that he said कि energies are quantized. Electron cannot exist in any arbitrary energy in an atom. It can exist only in certain stationary orbits. एंड ये आपको बेटा याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द हाइड्रोजन का एनर्जी स्ट्रक्चर. n इक्वल टू 1 इज द ग्राउंड स्टेट जहाँ पे एनर्जी होती है टोटल एनर्जी -13.6, n इक्वल टू 2 पे -3.4, n इक्वल टू 3 में -1.51, n इक्वल टू 4 पे -0.85. एटलीस्ट इतना याद रहना चाहिए. और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये जो स्पेसिंग है, जैसे जैसे अपन दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे अपन दूर जाते जा रहे हैं, स्पेसिंग क्या होती जा रही है बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, कम होती जा रही. ऑल राइट, सो दिस वाज द थिंग. एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन कि एंगुलर मोमेंटम जो था इलेक्ट्रॉन का अबाउट द न्यूक्लियस वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π ही क्यों होता है. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सोल्व की थी डी ब्रॉय ने. डी ब्रॉय ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एज ए वेव आल्सो. सो इफ इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एज ए वेव आल्सो, तो स्टेशनरी ऑर्बिट वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स क्या हो सकती है, फिट हो सकती है. स्टेशनरी ऑर्बिट वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स फिट हो सकती है. तो अगर इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स फिट हो सकती है तो circumference of orbit that is 2πr will be integral multiple of the wavelength of electron or de Broglie wavelength of electron. So that is the formula he gave कि for electron moving in another circular orbit of radius r, total distance of circumference is 2πr and thus 2πr must be equal to n lambda, क्योंकि एक वेव की लेंथ कितनी होती है लैम्डा, तो n वेव्स की लेंथ कितनी होगी n लैम्डा. ठीक है, तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसके अंदर आई थिंक 4 वेव्स बन रही है. तो दिस इज 1 वेव, दिस इज 2 वेव, दिस इज 3 वेव एंड दिस इज 4 वेव. So circumference is 2πr and the length must be equal to 4 lambda. This is what it is written. तो जब अपन ये करते हैं 2πrn equal to n lambda, और lambda को जब अपन क्या लिखते हैं h/mv from the formula of de Broglie, तो we get mvr equal to nh/2π. So this was really interesting कि yes, Bohr model was correct at that time, even though Bohr did not know that how he came up with the assumption of angular momentum quantization, but de Broglie actually proved it. And जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, so I should tell you one more point I think which was underlined here in case you missed it, कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है वो डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था राइट इन 1927. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ था. सो ही गेव द हाइपोथेसिस एंड दीज पीपल एक्चुअली डिड द एक्सपेरिमेंट इन द लैब एंड देन दे वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट पीपल, आगे चलते हैं अपन. नाउ बोहर मॉडल की भी लिमिटेशन है. तो what are the limitation of Bohr model? First of all, Bohr model is applicable only for single electron species, right? It is applicable only for hydrogenic atom. It cannot be extended even to mere 2 electron system such as helium. ठीक है, I think this is something you know from your chemistry, right? क्या He+ के लिए Bohr मॉडल लग सकता है? Yes, He+ के लिए लग सकता है, लेकिन हीलियम के लिए लग सकता है? नहीं, because it has 2 electron. Secondly, Bohr model correctly predicts frequencies of the light emitted by hydrogen atom. ठीक है, हाइड्रोजेनिक एटम, राइट. बोहर करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं प्रेडिक्ट करता व्हाट आर देयर रिलेटिव इंटेंसिटी. किसी की इंटेंसिटी कम आती है, किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा आती है, तो बोहर मॉडल कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, राइट. सो दोज वर द 2 लिमिटेशन ऑफ द बोहर मॉडल. नाउ वी कम टू द summary point. So summary point is something that we have
covered in this chapter so far. मैं आपको बार बार आइटरेट कर रहा हूँ कि बेटा अगर आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम है तो ज़रूर पढ़ें, पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है तो समरी पॉइंट्स एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर से गो थ्रू ज़रूर होना है, क्योंकि स्टेटमेंट असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं. तो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. Atom as a whole is electrically neutral and therefore contains equal number of positive and negative charges. Thomson model, spherical cloud of positive charges with electrons embedded in it. Rutherford model में most of the mass of atom and all its positive charges concentrated in a tiny nucleus and electrons are revolving around it. Rutherford के मॉडल में दो प्रॉब्लम थी. It predicts that atoms are unstable because accelerated electron revolving around the nucleus must spiral into the nucleus. This contradicts the stability of the matter. Second, it cannot explain the characteristic line spectra of atom of different element. ये अपन बात कर चुके हैं. The fifth point, atoms of the most of the element are stable and emit characteristic spectrum. Spectrum consists of a set of isolated parallel lines termed as line spectrum. It provides useful information about the atomic structure. तो यही दो प्रॉब्लम थी जो कौन नहीं समझा पाया था, रदरफोर्ड का मॉडल. सो अभी कौन आएगा, बोहर का मॉडल आएगा. तो बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रा समझाने के लिए पोस्टुलेट्स लिए थे, तो वो पोस्टुलेट यहाँ पर है. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, स्टेशनरी ऑर्बिट एंड एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंटू एच ऑफ कोर्स. एंड बोहर के मॉडल से अपन क्या कर सकते हैं, रेडियस, एनर्जी, ये सब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम भी समझा सकते हैं. ऑलराइट, देन द लास्ट पॉइंट इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस that electron has a wavelength gave an explanation of Bohr quantization orbit by bringing in wave particle duality. ये बात आपको समझ में आई कि बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का, वो समझा नहीं पाए थे. उसका एक्सप्लेनेशन किन्होंने दिया था, डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दी थी वेव पार्टिकल डुअलिटी वाली, उससे समझा पाए थे. एंड बोहर मॉडल की लिमिटेशन आपको पता है कि इट इज लिमिटेड ओनली फॉर हाइड्रोजनिक एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एंड it cannot explain the relative intensity of the frequencies emitted by hydrogenic atom. All right, आगे चले. Now next we discuss points to ponder. तो हमारा फर्स्ट points to ponder है कि both the Thomson's as well as Rutherford model constitute an unstable system. Thomson मॉडल कैसे अनस्टेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली याद रखना है ये. While Rutherford model is unstable because of EM radiations of orbiting electron. ठीक है, Thomson model is electrostatically unstable because Thomson के मॉडल में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड के बीच में कौन फंसा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स both charges are very very close to each other. That's why it is electrostatically unstable. Now second is a very funny thing कि इट इज़ ट्राइंग टू गैस, एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू गैस कि बोहर ने वो एंगुलर मोमेंटम जो लिया था उसको एच के प्रोपोर्शनली क्यों लिया था, राइट. एंड इट इज सेइंग दैट एंगुलर मोमेंटम एंड बोथ एच हैज़ द सेम डायमेंशन. सो प्रोबब्ली ही वुड हैव थॉट कि MVR मस्ट बी सम नंबर टाइम्स एच. दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेइंग that postulate is very very natural. And the third point is orbital picture. Now you should understand this as well. This is very very important. Orbital picture in Bohr model of hydrogen atom was inconsistent with uncertainty principle. It was replaced by modern quantum mechanics in which Bohr orbit are region where electron may be found with large probability. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम x and p cannot be measured simultaneously with great accuracy. अगर आप पोजीशन बढ़िया से मेजर करेंगे तो मोमेंटम में एरर आएगा, अगर आप मोमेंटम बढ़िया से मेजर करेंगे तो पोजीशन में एरर आएगा. लेकिन क्या बोहर के मॉडल ने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर मिलेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या बोहर का मॉडल ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम? सो दैट इज व्हाई it is problematic. All right, but
Yet it was a great success, but it was inconsistent with uncertainty principle. Right. Now, the fourth point is saying कि बोहर के मॉडल को अपन प्लानिटरी मॉडल की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें किसी भी प्लैनेट पर सन का जो फोर्स है दैट इज मच मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन टू प्लैनेट्स. जैसे अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ पे मोस्ट ऑफ द फोर्स इज बिकॉज ऑफ द सन, नॉट बिकॉज ऑफ द सैटर्न और जुपिटर. दूसरे प्लैनेट्स के कारण जो फोर्स आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. वेयर जब अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे जाते हैं, ठीक है, सच एज हीलियम, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का फोर्स इज कंपेरेबल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फोर्स. इसलिए जो प्लानिटरी मॉडल है सोलर सिस्टम का वो अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं लगा सकते. ये बात आपको समझ में आना चाहिए. दिस इज द रीजन वाई बोहर मॉडल विद प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन इज नॉट एप्लीकेबल टू मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. द नेक्स्ट पॉइंट इज Bohr laid the foundation of quantum theory by postulating specific orbit in which electron do not radiate. तो बोहर ने जब ये अजम्पशन लिया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, उन स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही मिलेगा, यस और नो, तो उन्होंने क्या किया था, क्लासिकल फिजिक्स को साइड में रखा एंड द न्यू फिजिक्स वाज बोर्न, दैट वाज क्वांटम फिजिक्स, राइट. एंड ही यूज्ड ओनली वन क्वांटम नंबर n. Now the modern physics tells that there are more quantum number associated with electron which are n, l, m and s. ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, right? So Bohr is someone who laid the foundation for quantum physics, quantum theory. Now the next point is in Bohr model, contrary to ordinary classical expectation, the frequency of revolution of electron in its orbit is not connected to the frequency of spectrum line. ठीक है, क्लासिकली अपन ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन की जो रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एमिशन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. बोहर के मॉडल में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है एमिशन फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल डिवाइडेड बाय h. बट जब अपन लार्ज क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो ये दोनों कॉन्साइड कर जाती है. लार्ज क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो दोनों कॉन्साइड कर जाती है. इस पे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है. छोटे क्वांटम नंबर्स के लिए दोनों डिफरेंट है, बट लार्ज क्वांटम नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन बोथ कोइंसाइड. ऑलराइट, द लास्ट पॉइंट इज सेइंग दैट Bohr semi-classical model based on some aspect of classical physics and some aspect of modern physics does not provide a true picture of simplest hydrogenic atom and it is not strictly correct. Why do we bother about it? देखो बोहर का मॉडल पूरा क्वांटम पिक्चर भी नहीं था हाइड्रोजन एटम का और पूरा क्लासिकल पिक्चर भी नहीं था. उसमें कुछ कुछ मॉडर्न आइडियाज थे सच एज क्वांटम नंबर n, ठीक है. इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन ओनली स्पेसिफिक ऑर्बिट called stationary orbits, right? But it has classical aspects also. So the thing is, हम इसके बारे में वरी क्यों करते हैं, हम इसको पढ़ते क्यों हैं? The only reason is it is very simple to study. It is very simple to learn because in 12th class we have learned so much of classical physics and we have very slight idea about क्वांटम फिजिक्स. हमें क्वांटम फिजिक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन क्लासिकल फिजिक्स अपन जानते हैं. सो बोहर का मॉडल इन दोनों के बीच में है एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड इट एक्चुअली गिव्स अस इनसाइड इनटू द एटम, राइट. सो आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ये रिवाइज किया होगा चैप्टर, आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड कीप प्रिपेयरिंग. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम.